नमस्कार, आप देख रहे हो खास मुलाकात। और आज इस खास मुलाकात में हम आपसे एक ऐसे शख्स से और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने संघर्ष कर कर आज इस मुकाम पर पहुँचे। एक साधारण अधिवक्ता से लेकर आज वो केकड़ी बार अध्यक्ष व युवाओं के आदर्श माने गए, जो हाल ही में केकड़ी जिला बार अध्यक्ष संघ के वो अध्यक्ष हैं और अभी राजस्थान बार काउंसिल को का सदस्य का चुनाव भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ है बांदनवाड़ा गांव के पहले एडवोकेट मनोज आहूजा जी, जिनसे हम उनसे संघर्ष की कहानी जानेंगे और वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है। नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले केकड़ी बार अध्यक्ष से लेकर राजस्थान बार काउंसिल का आप चुनाव लड़ रहे हो, इसका मुख्य उद्देश्य या मानस क्या रहेगा आपका? देखिए, जहाँ तक केकड़ी बार अध्यक्ष की बात है, मैं केकड़ी बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मेरा प्रीवियसली कोई मानस नहीं था। मेरा जब से वन वोट वन बार का नियम लागू किया गया तब से मेरा वोट मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में रखा हुआ है, क्योंकि मेरा राजस्थान हाई कोर्ट में ऑफिस भी है, मेरी वहाँ सिटिंग भी होती है। तो 2009 से मैं वहाँ का LM हूँ और मेरी वहीं पर मैंने वोट राइट भी वहाँ दे दिया था। लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मुझे मेरे दोस्तों ने फोर्सली कहा कि आप केकड़ी बार का चुनाव लड़ो। मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन फिर भी मित्रों के बार बार कहने पर फिर मुझे केकड़ी बार का मैंने चुनाव लड़ा। और केकड़ी बार का जब चुनाव लड़ा तो मुझे इतना असीम प्यार मिला सभी साथियों का। जहाँ अधिवक्ताओं के चुनाव की बात आती है, जातिवाद की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं अकेला, मेरे समाज का, मेरी जाति का अकेला वोट है मेरा, लेकिन मेरे को इतना वहाँ पे स्नेह मिला। मैं सर्वाधिक वोटों से जुटा, 79 वोट से मुझे केकड़ी बार के अधिवक्ता साथियों ने मुझे चुनाव जिताया। और उसके बाद से लगातार मैं जैसे भी बेस्ट करना चाहिए मेरा, मैं कर रहा हूँ। और चुनाव जीतने के थोड़े ही दिनों बाद, क्योंकि हमारे जो जिला था केकड़ी, उसको सरकार ने हटा दिया, तो वो आंदोलन लगातार चल रहा है। और इसी दौरान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनावों की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो मुझे सिर्फ केकड़ी के ही अधिवक्ता साथियों ने नहीं, मेरे अजमेर के साथियों ने और राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मेरे दोस्त रहते हैं जिनके साथ मैंने वकालत की। आज अपने अपने क्षेत्र में वो अपनी बहुत अच्छी उनकी वकालत चलती है। उन सभी ने मुझे फोर्सली कहा कि आप बार काउंसिल का चुनाव लड़ो। तो मैंने सबकी राय ली। राय लेने के बाद मुझे लगा कि भाई ठीक है, वकीलों के संघर्ष के लिए और वकीलों के उत्थान के लिए, वकीलों के कल्याण के लिए यदि मुझे सभी दोस्तों ने तैयार किया है और सब दोस्त मेरे साथ है, तो मैंने तैयारी कर ली। एक और राजस्थान बार काउंसिलिंग जो कि अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था है मानी जाती है, यदि आप उसमें मेंबर बनते हो तो आपकी सब प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता तो जो वर्तमान में हालातों में दिख रही है, वो हमारे अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाना पहली प्राथमिकता न केवल मेरी होगी, बल्कि मैं कहता हूँ सभी साथियों की होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं प्रदेश के, पूरे देश में हम देखते हैं, आए दिन वकील कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वकील, क्योंकि हमारे जो वकील साथी हैं, जहाँ मैं खुद ही मेरी बात करूँ, मैं भी क्रिमिनल लॉयर हूँ, हमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स की भी पैरवी करनी पड़ती है। तो नेचुरल है, जो सामने वाला जो हमारा दुश्मनी हमसे निभाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियों को देखना चाहता है। और जब हम अकेले होते हैं तो अटैक होते हैं। तो इस प्रकार से एक सुरक्षा कानून यदि लागू होता है तो निश्चित तौर पर अपराधियों में भय होगा। जब भय होगा तो अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। तो पहली मेरी प्राथमिकता अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने की रहेगी। उसके पश्चात, चूंकि यंगर से एडवोकेट है, जो बनकर है, बड़ा संघर्ष करके 24-25 साल की उम्र में एक व्यक्ति वकील बनता है, उसके वकील बनते हैं, उसके परिवार की, उसके समाज की, सबकी उसके ऊपर आशा भरी निगाहें रहती है कि हमारे लिए कुछ करेगा, हमें कमा के ला के देगा। लेकिन उसको कम से कम 5-7 साल तक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वो प्रोसीजर को समझता है, तब जाकर के लोग उसका विश्वास करते हैं, तब जाकर उसकी वकालत चलती है। तो उस पीरियड में उन नए युवा अधिवक्ता साथियों को कुछ न कुछ ऐसी राशि निर्धारित मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ बिहार ने और बिहार सरकार ने 5,000 रुपए की राशि निर्धारित की है। मैं समझता हूँ कि 5 से 10,000 रुपए की राशि एक अवश्य रूप से एक यंगर एडवोकेट को मिलनी चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता उन अधिवक्ताओं के लिए भी रहेगी। साथ ही जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनको एक जो आयु अभी वर्तमान में निर्धारित कर रही है 50 साल की, कि वे 50 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि 50 साल के बाद 75 साल की उम्र का बहुत से कम लोग वकील होते हैं। आज के वर्तमान में तो इतनी बड़ी आयु भी नहीं हो पाती है। तो उस आयु को कम करके एक सम्मानजनक पेंशन राशि मिलनी चाहिए, सम्मानजनक रिटायरमेंट के पश्चात एक राशि मिलनी चाहिए, ताकि जो एडवोकेट जिसका एक गरिमामयी पेशा होता है और एक गरिमामयी रूप से जीवन जीता है, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना गरिमामयी जीवन जी सके, ऐसी एक राशि बुजुर्ग अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए।
आपके चुनाव लड़ने की मुख्य प्रेरणा कैसे आई कि मेरे को राजस्थान बार काउंसिल का चुनाव लड़ना है, क्या मन? देखिए, मैंने अभी आपको निवेदन किया कि मेरे पूरे प्रदेश में मेरे एडवोकेट साथी हैं, उन्होंने मुझे फोर्सली कहा और मुझे कहा कि भाई तुम्हारे सर्किल अच्छा है, तुम फ्रेंडली हो, तुम्हारा रिलेशन सब अधिवक्ताओं से अच्छा है और तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे को उन जब साथियों ने मुझे बार बार सुझाव दिए, सलाह दी, फिर मैंने मेरे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी मुझे एग्री किया और फिर मैंने मेरी मदर बार केकड़ी बार से भी मैंने पूछा तो वहाँ के सभी साथियों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और मेरा साथ देने का वादा किया। तो यही मेरी प्रेरणा मैं मान सकता हूँ। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप क्या क्या योजनाएं निर्धारित करोगे अगर बार सदस्य कौन? देखिए, मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि अधिवक्ताओं में कल्याण की जहाँ तक बात युवाओं एडवोकेट के लिए मैंने अभी बताया, आपको बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए बताया। उसके अलावा इस प्रकार से जिस प्रकार से एक संस्था में यदि अपन जाते हैं, संस्था में एक अपने को अच्छा संगठन मिलता है, अच्छी अपने को टीम मिलती है, तो नेचुरल है वो उस समय हमारे पास बहुत सारे जिस प्रकार से मुद्दे आते रहेंगे और एक अच्छी टीम बना करके कोशिश ये होगी कि यदि मुझे मौका वहाँ मिलता है, परमात्मा की कृपा से मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी टीम बना करके ऐसा ऐतिहासिक काम करेंगे कि आने वाले समय में लोग कहेंगे हाँ वास्तव में जिस व्यक्ति के ऊपर हमने विश्वास किया उसने अच्छा काम करके दिखाया। आपको एक और युवाओं का रोल मॉडल माना जाता है, तो आपको युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं युवा अधिवक्ताओं को इसलिए लाइक करता हूँ, इसलिए मैं मोटिवेट करता हूँ। मैं खुद संघर्ष के चुनाव में मैं खुद बता रहा हूँ कि जब मैंने वकालत करके आया और फिर मैं इनिशियली मैंने आते ही, हालांकि मैंने एलएलबी के दौरान ही एज ए मुंशी के रूप में 3 साल तक काम किया। उसके बाद वकालत करके आने के बाद मैंने अजमेर में पी गंडेवे जी जो वहाँ के बहुत सीनियर लॉयर होते थे, मैंने उनको ज्वाइन किया। लगभग 1.5-2 साल तक मैंने उनको वहाँ काम किया, लेकिन मेरे जो डेली का जो एक खुद का खर्चा होता था वो भी मैं नहीं निकाल पाता था। उस दौरान मेरा ऐसा कोई एक भी दोस्त नहीं था जिससे मैं 500 रुपए ले सकता था, तो मैंने उससे 500 रुपए उधार नहीं लिए। लगभग ऐसे सारे दोस्तों से मैं पैसे उधार लेकर के मैंने 1.5-2 साल निकाले हैं। मुझे पता है वो समय कैसे निकलता है। और उसी दौरान मैं चूंकि 2001 या 2 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय मेरी उम्र 22-23 साल 24 साल की हो चुकी थी। परिवार वाले भी मेरी शादी के लिए भी मेरे को फोर्स डाल रहे थे, मेरे को शादी के भी थी और घर में मैं चूंकि बड़ा भी था, तो उन परिस्थितियों को मैंने कैसे फेस किया ये मैं ही जान सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो परिस्थितियां मैंने फेस की है, आने वाले जो नई युवा पीढ़ी है वो कम से कम एक सम्मानजनक जीवन जिए, एक वकील के रूप में एक आइडियल बन करके जिए। समाज में जो एक वकील की एक भूमिका मानी जाती है, एक पेशे की गरिमा मानी जाती है, उस रूप में सम्मानजनक वो जीवित है। इसलिए मैं युवा साथियों को विशेष तौर पे, आज भी मेरे एसोसिएट में 7 साथी है, मैं जो भी मेरी फीस आती है मैं आधी फीस उनको देता हूँ, आधी फीस मैं रखता हूँ। तो मेरी प्राथमिकता उन युवा साथियों के लिए पहले रहेगी। और मैं साथ ही युवा साथियों के लिए कहना चाहूंगा कि युवा एडवोकेट जब वकालत करके आता है तो उसको ढंग का सीनियर बहुत कम लोगों को मिलता है जिसको काम सिखाते हैं। तो उनको काम सिखाने के लिए, उनको लैंडमार्क जजमेंट बताने के लिए, कोर्ट के प्रोसीजर को बताने के लिए भी बार काउंसिल को ट्रेनिंग अभियान चलाया जाना चाहिए। और मेरे दिमाग में ये चीज है कि यदि मुझे मौका मिलेगा और टीम मेरा साथ देगी तो मैं निश्चित तौर पर युवा साथियों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अब एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है हमारा, महिला अधिवक्ताओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि महिला अधिवक्ताओं को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उन्हें वकालत के सेक्टर में। बिल्कुल सही पूछा सर आपने। वास्तविकता में आज हमारे इस वकालत के प्रोफेशन में महिलाएं बहुत कम है। आज जैसे मैं मेरे केकड़ी की बात करूं, मेरे यहाँ पे 225 मेंबर है, 5 या 6 मेंबर हमारे महिला अधिवक्ता। उसका कारण है कि महिला अधिवक्ताओं को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसकी वजह है एकदम से लोग उनसे घुल मिल नहीं सकते, उनको भी अपने अपने जो महिला होने की गरिमा भी रखनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए संघर्ष ज्यादा है और उनके लिए सुविधाएं जीरो है। मतलब कई तो ऐसी बार है जहाँ पे टॉयलेट की तक भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं महिला अधिवक्ताओं के लिए खास तौर पे उनके लिए अलग से बैठने की सीट व्यवस्था अच्छी हो, उनके लिए कॉमन रूम हो, उनके लिए टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था हो, और उनको जहाँ कोई एंटरटेनमेंट कोई करने की बात है तो उनके लिए एक अच्छे रूम की सारी फैसिलिटी हो, सारी महिलाएं जहाँ बैठ करके लंच कर सके। तो ऐसे मैं छोटी छोटी बारों में मैं गया हूँ महिला अधिवक्ताओं के लिए, न तो वहाँ कोई व्यवस्था है न कोई सुरक्षा है। तो निश्चित तौर पे महिला अधिवक्ताओं के लिए मेरे दिमाग में जो प्लानिंग है वो मैंने आपको बताई है। उसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस जिस प्रकार से उनकी योजनाओं के लिए हमारे पास जानकारी आएगी, वो हमसे कोई डिमांड करेंगे तो आगे और हम करने की प्रयास करेंगे। बाकी निश्चित तौर पर महिला अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश के अधिवक्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? प्रदेश के मैं 1.25 लाख अधिवक्ता साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको हम जैसे छोटे अधिवक्ताओं को जो छोटी जगह से चले,
उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पे जब आप ऐसे लोगों को बढ़ाएंगे जो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे संघर्ष करके आगे बढ़े, तो वो आपकी समस्याओं को भी समझेंगे और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज छोटी सी बार से मैं 225 जहाँ एडवोकेट हमारे यहाँ केकड़ी बार से मैंने हिम्मत करी है चुनाव लड़ने की, तो उन सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जो छोटी छोटी बार में बैठे हैं, उनको एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लगभग हर जिले का प्रतिनिधि तो वह बार काउंसिल में पहुंचे और हर वर्ग का वहाँ पे व्यक्ति पहुंचे। जैसे आज मैं छोटी सी जगह का हूँ, तो मैंने यदि वहाँ पहुंचना हो तो निश्चित तौर पे छोटी जगह पे जो बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई है वकालत के क्षेत्र में होनी चाहिए, तो वो चीजें जब भी मिल पाएगी जब सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे। तो मैं पुनः सभी प्रदेश के अधिवक्ता साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बदलाव का ये समय, नए अधिवक्ता साथियों को भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी आगे लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक और सवाल कर, जहाँ ना पहुँचे कोई वहाँ पहुँचे मनोज आहूजा। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा आप कई राज्यों में आपकी लाइजनिंग या आपके रिलेशन है, उनको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, ये यार दोस्तों की वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं दोस्तों की वजह से ही कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे विश्वास दिलाया है और मेरे एक नेचर है कि भाई जो भी एडवोकेट साथी शुरू से रही है, मैं आज तो 2000 का मेरा एनरोलमेंट है, मैं 2025 में चल रहा हूँ। एडवोकेट साथी मुझे मिलते हैं, एक चेहरे पे एक खुशी मिलती है, लगता है कि यार अपने मतलब अपना एक ताकत आ गई, अपने शरीर में जान आ गई। तो मेरे नेचर में रही है, तो नेचुरल है जब अच्छे लोग मिलेंगे तो एक कारवां बढ़ता जाता है। तो वो कारवां जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे उन्हीं से ही मेरी हिम्मत है और उन्हीं से मैं, और मेरे साथ जो दूसरे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका खुद का भी ये कहना है कि मनोज आहूजा का कारवां बड़ा है, एक यार दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। तो ये मेरा जो एक हॉबी कह लो या मेरा नेचर कह लो, ये मेरे भाई भरते हैं, तो मैं इसको बदलने वाला हूँ, मैं बदलूंगा। मैं इसी प्रकार से यदि मेरे बार काउंसिल में जाने का मौका मिलता है तो इसी प्रकार से यार दोस्तों के जो काम होंगे, यार दोस्तों के द्वारा जो मुझे निर्देश दिए जाएंगे, उनके द्वारा जो समस्याएं बताई जाएगी, मैं उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मनोज कुमार आहूजा जी, जो राजस्थान बार काउंसिल को सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पहली प्राथमिकता युवा अधिवक्ताओं की है, दूसरी महिला अधिवक्ताओं की जिनकी समस्या का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार।